स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के एक और चैप्टर जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। फिजियोलॉजी के अंदर हमने देखने जा रहे हैं कि हमने इसके अंदर जो आप लोगों के अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट जो हमने देखना है वो ये देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके से वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, साइट कौन कौन से, साइट ऑफ फटीग बतानी है। इसके अलावा फैक्टर लिमिटिंग ऑल आउट एनारोबिक परफॉर्मेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनारोबिक परफॉर्मेंस के अंदर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि लिमिट कर रहे होते हैं एरोबिक परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कि फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं इन परफॉर्मेंस के ऊपर कौन कौन से होते हैं। एक तो ये डाइट होता है, कोई भी प्लेयर है, कोई भी एथलीट है, अगर उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर इंटेक। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वो प्रोटीन डाइट के ऊपर है, खाली कार्ब्स नहीं ले रहा, ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहा, तो उसकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट जो कि है 4 पोर्शन इन अ डे वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर क्या हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही होती है और वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जो प्लेयर है या एथलीट है या कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डाइट एक फैक्टर है। दूसरा CNS फंक्शन, अराउजल और मोटिवेशन की कमी, इसकी वजह से भी क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत हद तक इफेक्ट हो रही होती है। स्ट्रेंथ, स्किल्स, पेशेंस, नेचुरल एंडोमेंट, बॉडी टाइप, मसल फाइबर टाइप भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। आपने देखा जो लीन होते हैं उनमें एनर्जी वैसे ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, और वो क्या कर रहे होते हैं, फ़ौरन से जो है ना अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। बट वंस यू स्टार्ट गेनिंग वेट और फिर उसके बाद जो है आपके लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस पहले थी वो वेट गेन के बाद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही होती, तो क्या होता है, इससे भी इफेक्ट हो रही होती है। इसीलिए जो शुएब अख्तर थे उसका जो है ना वेट अनकंट्रोल जो है वो गेन हो रहा होता था कि वो जो टॉप मोस्ट बॉलर, उससे ज़्यादा स्पीड एशिया के अंदर किसी भी बॉलर की नहीं थी। तो फिर क्या हो जाता था, परफॉर्मेंस बार बार जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती थी। तो जो उस वक्त के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि कोच थे, उन्होंने क्या रेकमेंड किया शुएब अख्तर को कि यू हैव टू लूज़ सम वेट, ताकि आपकी जो है ना पेस और कंसिस्टेंसी क्या हो जाए और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से प्लेयर्स को वो लोग गाइड कर रहे होते हैं, वेट नहीं इंक्रीज़ करने दे रहे होते। आपने देखा होगा कि प्लेयर्स वगैरह जब जाते हैं मैचेस वगैरह करने के लिए, तो उनकी डाइट एक प्रॉपरली जो है ना, डाइटिशियंस होते हैं, उनके साथ बड़े बड़े कुक होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर डाइट दे रहे होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि उनकी क्या कर रहे होते हैं, साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी ऐसा फैक्टर उनके इर्द गिर्द ना हो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, लो लेवल हो जाए। इसके अलावा बॉडी टाइप, मसल्स फाइबर्स टाइप स्लो हैं, फास्ट हैं, क्या, ये सारी की सारी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट, एटीट्यूड, हीट, ह्यूमिडिटी। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर वेस्ट से कोई पाकिस्तान आ रहा होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, जब मैचेस वगैरह होते हैं तो सबसे पहले वो देख रहे होते हैं कि फेवरेबल एनवायरनमेंट हो या फेवरेबल सीज़न हो। अब ऐसा नहीं कि जून जुलाई के अंदर इतनी शदीद गर्मी होती है और दे आर नॉट यूज्ड टू, और वो आके यहाँ पे मैचेस प्ले करें, तो वो क्या हो सकता है, वो लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि एनवायरनमेंट आपका जो है वो हीट इतनी ज़्यादा ना हो, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो कोई भी प्लेयर अपना जो है ना वो रिस्पॉन्स सही तरह से नहीं दे सकते। ह्यूमिडिटी, अल्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो चार आपके पास फैक्टर्स हो गए, डाइट, CNS फंक्शन, स्ट्रेंथ, स्किल्स, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनर्जी प्रोडक्शन, एनारोबिक सोर्सेज। एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ATP जो है वो नहीं फॉर्म कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो भी काउंट कर रही होती हैं कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ATPs नहीं मिल रहे। एरोबिक सोर्सेज आपके V2 मैक्स प्रॉब्लम आ रही है, कार्डिक आउटपुट, ये एरोबिक सोर्सेज हैं जिसकी वजह से अगर ये आपके प्रॉपर हो तो आपको क्या हो रही होती है, आपका वो जो फैक्टर है एरोबिक वाला वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कार्डिक आउटपुट में फ्लक्चुएशन, O2 डिलीवरी प्रॉपर नहीं है, HP लेवल कम है, ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें, O2 एक्सट्रैक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रॉपरली फॉर्म ATPs, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर। या ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो रही है, फिर फटीकनेस की तरफ आप चले गए, सारी के सारे फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स आपने अच्छे से याद रखने हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर। साइट ऑफ फटीक कौन सी होती है, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक खोल लीजिएगा जब आप लोग ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो। साइट ऑफ फटीक क्या होती है, या तो सेंट्रल फटीक होता है या पेरिफेरल फटीक होता है। जो सेंट्रल फटीक होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, और जो पेरिफेरल फटीक होता है वो आपके न्यूरल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर और एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो क्या होता है, रिलेटेड होता है।
पॉसिबल साइट ऑफ फटीग कौन कौन सी हो सकता है? ब्रेन हो सकता है, ठीक है, आपकी मोटिवेशन ही इतनी ज़्यादा नहीं है आपके ब्रेन में, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, परफॉर्मेंस ही नहीं देना चाहते, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाएगा थ्रू द रिफ्लेक्स ड्राइव, फिर वो कहाँ पे जाएगा? पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू जाएगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी, मसल्स स्क्लेरोडर्मा में जाएगा, मसल्स एक्शन पोटेंशियल, सोडियम और जो आपको पता है पोटेशियम के आयन एक्सचेंज हो रहे होते हैं, टिब्यूलर सिस्टम एक पूरा का पूरा होता है, ठीक है, कैल्शियम रिलीज़ होगी, एनर्जी, और फिर क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन, एनर्जी सप्लाई, किसके ऊपर डेफिशिएट आ जाएगा? आपके एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन के ऊपर। आपने देखा होगा जब आप नई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आपका मूड नहीं होता, आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस अक्सर हो रहा होता है, या समटाइम्स आप मूड फ्लक्चुएशंस आ रही होती है, आप मूड बना देंगे आज मैंने जिम में जाके, आज मैंने इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करनी, बट आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे होते, बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है फटीग फील कर रही होती है, आप थोड़ा आज जब तक आप खुद भी नहीं चाहेंगे तो बॉडी भी आपकी रिस्पॉन्डिंग करेगी। आपने देखा होगा जब आप खुद से चाहेंगे कि नहीं आई हैव टू डू इट, बस मुझे एनी हाउ बस करना है, डू और डाई, तो बॉडी भी अकॉर्डिंग टू योर माइंड लेवल, जो भी आपकी मोटिवेशन है उसके थ्रू क्या हो जाएगी? अडेप्ट हो जाएगी, तो जो आप कमांड उसे देंगे वो फुलफिल कर रही होगी। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेंट्रल फटीग के अंदर क्या हो जाता है? रिडक्शन इन मोटर यूनिट जो है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मोटर फायरिंग जो कि हो रही होती है उसमें क्या होती है? रिडक्शन आ जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराउजिंग कैन अल्टर द स्टेट ऑफ फटीग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये स्टेट ऑफ फटीग जो है वो उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं बाय फैसिलिटेटिंग मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी फंक्शंस होते हैं जो सेंट्रल फटीग करवा रहे होते हैं। एक्सेसिव एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी एक कॉज होता है, ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी जो है सेंट्रल फटीग हो रहा होता है। रिड्यूस परफॉर्मेंस हो रही होती है प्रोलॉन्ग फटीग की वजह से, ठीक है ना, आपने बहुत ट्रेनिंग कर लिया, आप इतने ज़्यादा फटीग है, नेक्स्ट डे आपका दिल नहीं करता, आप कहते हैं मुझे क्रैम्पिंग हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जॉइंट्स पेन है, मुझे बॉडी पेन है। एक्सरसाइज बिगिनस एंड इन द ब्रेन। पेरिफेरल फटीग के अंदर क्या आ जाता है? पेरिफेरल फटीग के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका? सार्कोनीमा एंड ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, एबिलिटी ऑफ अ मसल मेम्ब्रेन टू कंडक्ट एंड एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे क्या हो जाती है? प्रॉपरली नहीं हो रही होती, ठीक है, और वो कब प्रॉपर हो रही होती है? जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जब तक आप ट्रेनिंग करते रहते हैं तो क्या हो जाता है? वो जो आयन एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो प्रॉपरली हो रहे होते हैं, उनमें प्रॉपर सब चीज़ें प्रॉपर हो रही होती है। बट वंस यू स्टॉप ट्रेनिंग, जब डीमोटिवेशन है, पेरिफेरल फटीग है, तो क्या होता है? इनएबिलिटी हो जाती है किस चीज़ को पम्प करने में? सोडियम पोटेशियम पम्प, जो कि एक्शन पोटेंशियल, और वो क्या हो रहे होते हैं? उनकी ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं ना, और फिर उनकी फ्रिक्वेंसी में भी डेफिसिट आ जाता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो टी ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाती है? वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज़ नहीं हो रहा होता, और उसकी भी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। किस वजह से पेरिफेरल फटीग होता है? मैकेनिकल फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि हाइड्रोजन इंटरफेरेंस विद कैल्शियम आयन बाइंडिंग टू ट्रोपन एंड इनएबिलिटी टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू टेक अप कैल्शियम आयन। मैंने आपको बताया आयनस एक्सचेंज के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती है, अंदर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर भी नहीं जा रहे होते, तो एक्सचेंज के अंदर ही होता है। कभी समटाइम्स इनसाइड दी मेम्ब्रेन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आउटसाइड हो जाते हैं, तो इनसफिशिएंसी सी हो जाती है। लैक ऑफ एटीपीज, इनिबिशन ऑफ कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोमेयर, डैमेज टू एक्टिन एंड मायोसिन, तो ये मैकेनिकल फैक्टर होते हैं। और पेरिफेरल फैक्टर्स, पेरिफेरल फटीग, एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस किस वजह से हो रही थी? इसी वजह से हो रही होती कि आयन एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती इस लेवल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जिसका आपने जो है वो क्या करना है? ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर जो है वो इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर है कि जो कि प्रॉपर नहीं है, तो फिर क्या होता है? ओवरऑल किसके ऊपर असर हो रहा होता है? आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहा होता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। दूसरा ये होता है कि डाइट भी जो है तकरीबन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 70 to 80% जो है वो डाइट जो है इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो एक आपका डाइट हो रहा होता है, ठीक है ना। बाकी द रेस्ट ऑफ द अदर जो है ना वो आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। दूसरा जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका स्ट्रेंथ और स्किल्स आ जाती है आपकी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी। समराइज़ करूँ तो क्या होगा कि अगर CNS अराउजल फैसिलिटेट इंक्रीज इन CNS अराउजल फैसिलिटेट मोटर यूनिट
रिक्रूटमेंट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड अल्टर द स्टेट ऑफ फटीग। जब तक आपका CNS अराउजल फैसिलिटेट मोटर यूनिट नहीं होगा, जब तक आपका CNS अराउज नहीं होगा, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो रहा होता है पूरा का पूरा मोटर यूनिट, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा होता है, इनहिबिट हो रही होती है। क्या चीज़ इनहिबिट हो रही होती है? आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं हो रही होती, आपकी परफॉर्मेंस भी इनहिबिट हो रही होती है। लेकिन अगर ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर रहेगी तो फिर क्या होता है, आप स्टेट ऑफ फटीग को क्या कर सकते हो, डिलेट कर सकते हो या फिर ठीक है अवॉइड कर सकते हो। और अगर CNS अराउजल फैसिलिटेट मोटर यूनिट आपका प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी प्लेयर को क्या मिल रही होगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल रही होगी। द एबिलिटी ऑफ द मसल्स मेम्बर टू कंडक्ट एन एक्शन पोटेंशियल मे बी रिलेटेड टू फटीग। मसल्स मेम्ब्रेन जो कि आइंस आ रहे हैं, कैल्शियम पोटेशियम जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, फटीकनेस के ऊपर। कौन सी आप ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आपको फटीक कर रही है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हिट वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और आपको क्या चाहिए होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की स्टिमुलेशन चाहिए होती है। किस टाइप की स्टिमुलेशन, आइंस आएँ और जाएँ, मीन्स आइनस एक्सचेंज जो है वो क्या हो, प्रॉपर हो रही हो। अगर आप हाई इंटेंसिटी कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो आइन एक्सचेंज हो रहे हैं ये प्रॉपरली हो। और अगर इधर कोई डिले आ जाता है और वो इतनी स्पीड से जो है एक्सचेंज नहीं हो रहे होते, तो फिर क्या हो जाता है, फिर आप फटीकनेस की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लो और मॉडरेट लेवल की आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो जिस तरह से नॉर्मली बॉडी के अंदर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं वैसे ही एक्सचेंज होते रहे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इतने फटीक नहीं होंगे, आपने देखा होगा। लेकिन जब आप हाई, आपकी बॉडी अभी यूज टू नहीं है, आइंस को पता नहीं है कि किस फ्रीक्वेंसी के अंदर उन्होंने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है। अब आपने क्या करा, हिट वर्कआउट कर लिया, आपने देखा होगा अचानक से आप बहुत हैवी वर्कआउट कर लेते हो, फिर आप देखते हो प्रोलॉन्ग आप फटीकनेस की तरफ चले जाओ। ये एक रीज़न होता है कि अभी आपके क्या होता है, आपके जो सार्कोमेयर है वहाँ पे जो भी आयन एक्सचेंज हो रहा है अभी वो इतना क्या हुए, रेगुलेट नहीं हुए, अभी उनके पास इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, वो आपके मैसेज को इतना ज़्यादा नहीं कन्वे कर पा रहे ना, तो फिर क्या होता है, फटीकनेस में चले जाते हैं। लेकिन प्लेयर्स क्या करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा 5-5, 6-6 घंटे उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है लेकिन वो फटीक नहीं होते, और हम लोग 20 से 25 मिनट कर ले तो हम लोग क्या हो जाते हैं, फटीक। तो दिस इज़ द रीज़न। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, अगर पेरिफेरल फटीक का जो है उसकी आपको समराइज़ करूँ, द क्रॉस ब्रिज एबिलिटी टू साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंटिन्यूस टेंशन डेवलपमेंट। फटीक में बी रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ हाई हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ ट्रोपोनिन टू बाइंड कैल्शियम। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके बाद क्या होता है, वो बाइंड कर जाते हैं, ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड कर जाते हैं कैल्शियम से, और उसकी वजह से दिस इज़ द कॉज, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन कैल्शियम। उसी की वजह से क्या होता है, सार्कोमेयर के रेटिकुलम के अंदर इनएबिलिटी डेवलप हो जाती है कैल्शियम को अपटेक करने के अंदर, और फिर क्या हो जाता है, लैक ऑफ ATP रिलैप्स आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है क्रॉस ब्रिज एक्टिन का, एक्टिन मायोसिन वाला, और फिर क्या हो जाता है, फटीक फील कर रहे होते हैं। पेरिफेरल फटीक को अगर समराइज करें, फटीक इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ मिसमैच बिटवीन द रेट एट विच द मसल यूजेस ATP एंड द रेट एट विच द ATP कैन बी सप्लाइड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, आपको हाई डिमांड है ATP की, जब तक वो डिमांड पूरी हो रही है तो आप फटीक की तरफ नहीं जाएंगे, बट अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके मसल फ़ौरन से फटीकनेस की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड और सप्लाई क्या हो, बिल्कुल ही बराबर की हो। सेल्यूलर फटीक मैकेनिकल स्लो डाउन द रेट। सेल्यूलर फटीक अगर डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट हो जाएगा तो क्या स्लो डाउन हो जाएगी प्रोडक्शन ऑफ द ATP, ठीक है, उसको फास्टर यूटिलाइज होना होता है बट वो स्लो हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, होम्योस्टेसिस क्या हो जाता है, ऑल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। अच्छा, पेरिफेरल फटीक एनर्जेटिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अगर मैं समराइज़ करूँ, ये आपकी बुक्स की लाइन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मसल फाइबर्स आर रिक्रिएटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल फाइबर टाइप 1 एक्टिवेट होते हैं, देन 2 एक्टिवेट होते हैं, और क्लास टाइप 2X जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं, आपने इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, आपने जो याद रखना है
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। अब आपकी एनोरेबिक परफॉर्मेंस जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका सेकंड कंटेंट का सेकंड पार्ट है। इन मॉडरेट लाइन परफॉर्मेंस लास्टिंग 3 to 20 मिनट्स। मॉडरेट एक्सरसाइज कितने मिनट्स की होती है? 20 मिनट्स तक की होती है, ठीक है। एनोरेबिक मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड 60% to 90% ऑफ द ATP रिस्पेक्टिवली। एक आपकी कौन सी हो गई? एरोबिक साइकिल हो गया, दूसरा आपका एनोरेबिक हो गया, ठीक है। मॉडरेट लेंथ की जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको ATPs मिलती रहेंगी, ठीक है। आपके सारे सिस्टम जो है वो इतने एक्टिवेट नहीं होंगे। एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, लेकिन एनएरोबिक जो है ना मेटाबॉलिज्म फिर भी आपको प्रोवाइड करेगी 60 to 90% सपोर्ट ATP के लिए। बट लेकिन जैसे ही आप क्या कर जाते हैं, फ़ौरन से फेवरेबल कंडीशन से अनफेवरेबल की तरफ आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो कि आपको 60 to 90% परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सॉरी आई सेड एनोरेबिक, इट्स एन एरोबिक। These activities required a high energy expendation near VO2 max with type 2 fiber being recruited. High energy अगर high intensity workout कर रहे हैं तो important ये आपके type 2 fiber properly activate हो। दूसरा ये V2 max आपको ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर मिल रहा हो, जिसकी वजह से एरोबिक क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन होगी आपके सेलुलर लेवल के ऊपर, और आपको 60 to 90% सपोर्ट मिली होगी इन टर्म्स ऑफ ATPs. एनी फैक्टर इंटरफेयरिंग विथ ऑक्सीजन डिलीवरी। अब ऑक्सीजन प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहा सेल्स के अंदर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? या तो आप हाई एल्टीट्यूड पे चले गए जहाँ पे क्या है आपकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, या आप एनीमिक हो, ठीक है। इस वजह से क्या हो सकता है? पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है। सिंस इट इज़ सो डिपेंडेंट ऑन एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन। जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, हाई लेवल ऑफ लैक्टेट अकम्पनी दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। इन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है? याद रखना है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ये कंटेंट, आप लोगों के जो कंटेंट में है एरोबिक में यही है। अगर मैं परफॉर्मेंस वाली बात आपसे करूँ, इन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ 1 or 4 hours ड्यूरेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल एज द मसल्स, लिवर, ग्लाइकोजन स्टोर। आपने देखा होगा जब प्लेयर्स या मैच हो रहा होता है, कह रहे होते हैं शुरू के चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखने के लिए। आपने अक्सर ये कॉमेंट्री में सुना होगा। वो किस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस किसी भी इवेंट के अंदर या किसी भी प्ले के अंदर देखनी है तो 1 to 4 hours ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? दैट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, स्पेशली जब कोई भी क्रिकेट वगैरह हो रही होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, शुरू के चंद आवर जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल आपने देखा हो, वो कह रहे होते हैं कि आज जो मौसम है वो फेवर में है, आज इन्वायरमेंट फेवर में नहीं, आज पिच फेवर में। वो क्यों हो रहा होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। किसके अंदर? मसल्स एंड लिवर ग्लाइकोजन स्टोरेज। इसके अंदर ट्राई टू कीप अप विद द रेट एट विच कार्बोहाइड्रेट्स यूज़, कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो रही है। अगर कोई पैथोलॉजी, डाइट का मसला है, फ्लूइड इंडाइजेशन है, ठीक है ना, तो अगर ये सारी की सारी प्रॉब्लम में कार्ब्स इंटेक प्रॉपर नहीं है तो इसकी क्या वजह से क्या हो रहा होता है? डेफिसिट आ रहा होता है। डेफिसिट की वजह से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर क्या होता है? परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही होती। तो फिर कह रहे होते हैं कि जो प्लेयर्स है उसकी फ़िटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने याद रखनी है। और एथलीट भी क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। आप उसको फ्यूल दे रहे हो, फ्यूल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स। फ्यूल प्रॉपर मिल रहा है तो वो काम करेगा, अगर फ्यूल प्रॉपर नहीं मिल रहा तो फिर क्या होता है? वो काम नहीं कर रहा होता। कंटिन्यू गोल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, पोटेंशियल टू ट्रीट एथलीट्स लाइक अ मशीन। आपको मशीन की तरह ट्रीट करना चाहिए। कलेक्शन ऑफ पार्ट एवेल्यूएटेड बाय स्पेशलिस्ट। देखिए उसके जो पार्ट्स हो गए, उसकी फिटनेस हो गई, उसकी स्ट्रेंथ, उसको चाहिए स्पेशलिस्ट को वो उस चीज़ को एवेल्यूएट करते रहे, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करते रहे, उसको चेक करेंगे कोई रिस्क फैक्टर्स तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो रही है? अल्टर्ड हो रही है। अगर रिस्क फैक्टर है या कोई डिजीज़ है तो उन्हें चाहिए कि उस चीज़ को क्या करें? सॉर्ट आउट करें। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। Thank you, class.